हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ क्लास 10th में बहुत सही से पढ़ रखा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो कि आपकी समझ में आएगा। आइए मेरे साथ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है मित्रों। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन बताता है। जैसे मेरे पास देखिए, ये कंडक्टर है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये कंडक्टर और इसके एंड्स पे मैंने बैटरी को अटैच कर दिया। मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंडक्टर के एंड्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V। अब सपोज कीजिए बैटरी से इसमें कितनी करंट पास हो रही है, I पास हो रही है। तो ओम्स लॉ B और I में रिलेशन डिस्कस करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये क्या रहते हैं, अगर कांस्टेंट रहते हैं, मींस अनचेंज रहते हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैं एक बार इसे लिख देता हूं। मैंने क्या बताया, इफ एक्सटर्नल कंडीशन like temperature, pressure, humidity, etc. then उस कंडीशन में क्या होगा, then the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, मित्रों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, एक्सटर्नल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। अगर इसमें वेरिएशन है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, डेट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से क्या रिजल्ट मिला, V इक्वल टू IR। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, 10th क्लास में बहुत सही से पढ़ रखा है। एक बार दोबारा सुनिए, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर ऐसे मीडियम में रखा है जहां जैसे प्रेशर, ह्यूमिडिटी आदि सब क्या है, फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। मींस अगर V बढ़ेगा तो डेफिनेटली I बढ़ेगा, अगर V कम होगा तो डेफिनेटली I भी कम होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। मैं इससे हटा रहा हूं, एक बार और देखिए। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, V इक्वल टू क्या आ गया, IR, मींस R इक्वल टू क्या आया यहां से, B अपॉन I। इस R को मैं कहता हूं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसे रेजिस्टेंस को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले B और I में ग्राफ खींचो, तो कैसा ग्राफ आता है, ये I और ये V। क्वेश्चन में क्या कहा है हमने, I बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, V भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो मैं क्या कहूं यहां पे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया जी, V, बेस क्या है I, तो क्या आ गया, B अपॉन I। इसका मतलब है B अपॉन I को क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो डेट्स वाई टेन थीटा इक्वल टू R के बराबर आ गया। हेंस
स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या रिजल्ट मिला? स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एकदम क्लियर हो गया होगा यहां तक, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब और सुनिए थोड़ा सा, दो तरह के सर्किट्स होते हैं मित्रों। पहला होता है ओमिक सर्किट और दूसरे होते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट नाम से सिग्निफाई है जो सर्किट्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमिक सर्किट कहलाते हैं। मींस जो जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वो क्या है? ओमिक सर्किट्स में आते हैं। और ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक सर्किट। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है सब नॉन ओमिक सर्किट्स में आते हैं। थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से चेंज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा रैपिडली जो है रेजिस्टेंस उसका चेंज होता है। थर्मिस्टर हुआ, सेमीकंडक्टर्स हुए, ये नॉन ओमिक सर्किट्स में आते हैं। आप बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो सर्किट दो टाइप के हो गए, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। जितने भी कंडक्टर्स हैं वो 95% ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन ओम्स लॉ में एक कंडीशन है, क्या मैंने बताया? टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, मींस VI ग्राफ भी वेरी करेगा। तो ओम्स लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा रिमेन सेम और कांस्टेंट। तो आपकी समझ में ओम्स लॉ आ गया होगा। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूं, आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सबके लिए एक ही बात, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे भी हमने ओम्स लॉ से डिस्कस किया था, R इक्वल टू क्या रहा था? V अपॉन I था। ये फॉर्मूला है। तो V क्या है यहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और I क्या है यहां पे? करंट इन द कंडक्टर। तो डेफिनेशन क्या हो गई यहां से आपको? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मींस, और आप कह सकते हैं इसे, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई मैंने, और जो आप और क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है। हमने आपको पिछली क्लास वीडियो में डिस्कस किया था कि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये थर्मल एजिटेशन के कारण से ये एटम से लगातार टकराते रहते हैं। टकराने से क्या होता है? इनकी स्पीड चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? इन्हें ऑब्स्ट्रक्ट मिल रहा है, मींस इनके फ्लो में एक कठिनाई आ रही है, आप ऐसे कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच obstruct in the flow of current is called resistance.
ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई। और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बताई मैंने? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट। तो दोनों डेफिनेशन आपको सही से आ गई होंगी। अब थोड़ा और देखिए, जैसे मैं और आप दोनों जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी है वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, तो आर इज स्केलर क्वांटिटी। और इससे हम क्या कह देते हैं? ओम। और इसका जो सिंबल है ऐसे आता है। क्लियर हो गया? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और वोल्ट पर एम्पियर। ना मित्रों, इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार देखें, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और मैंने इसके एंड्स पे एक बैटरी लगा दी, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। एक बार दोबारा देखिए मेरे साथ। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। V is the potential difference across the ends of the conductor। ये हमें गिवन है। साथ साथ एक और चीज गिवन है, एक बार मैं सारा लिख देता हूं। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और क्या गिवन है? स्मॉल n। इसको देखिए, मैं बार बार इसे फोकस कर रहा हूं। n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मित्रों एकदम क्लियर हो गया? L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, मान लीजिए V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में करंट पास होगा, मान लीजिए कितना करंट है? I। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में आपको बहुत सही से डिस्कस किया है। देन करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर। सभी स्टूडेंट बहुत सही से फॉर्मूला जान गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं। I बराबर हो गया NEAVD, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। I इक्वल टू NEAVD। अब देखिए ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया। तो हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है जी? V अपॉन I। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। दूसरा इसमें और देखिए I इक्वल टू NEAVD, बट BD बराबर क्या होता है मित्रों? EV अपॉन ML इंटू टॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था VD इक्वल टू EV अपॉन ML इंटू टॉ। E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, B मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टॉ मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये BD की वैल्यू को यहां पे मैं प्लेस कर दूं तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहां से NEAEV अपॉन ML इंटू टॉ। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करें, B को इधर ले आऊं, I अपॉन B आएगा। तो I बाई V बराबर क्या आ गया? N E इंटू E स्क्वायर A अपॉन ML इंटू टॉ। ये आ गया। उल्टा कीजिए, डेट्स राइट। मैं ला रहा हूं यहां से, तो B अपॉन I क्या होगा?
बी अपॉन आई बराबर आ गया ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। अब आप देखिए बी अपॉन आई को हम क्या कहते हैं, आर, तो डेट्स वाई आर बराबर क्या आ गया ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। तो इस रेजिस्टेंस को आप एक बार सही से देखिए और इस फॉर्मूला को जनरलाइज कीजिए। मैं ये सब हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आर का मीनिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एम क्या है यहां पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल हमने बताया था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये अब आप देखें इसको, तीन चार चीजों को देखिए, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप देखें एल को हम चेंज कर सकते हैं, एन को भी चेंज कर सकते हैं। एन को चेंज कैसे कर सकते हैं, जब मेटेरियल चेंज करेंगे, मींस कॉपर की जगह पे आप क्या ले रहे हैं जी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की जगह पे क्या ले रहे हैं जी, सिल्वर। जब मेटेरियल चेंज करेंगे तो एन भी चेंज हो जाएगा, एरिया भी चेंज कर सकते हैं और रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा करके आप टॉ को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, ये जो रेजिस्टेंस है तीन चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। थर्ड, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। फोर्थ, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन कब कभी आ जाता है, गिव दी फैक्टर्स एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो आप बता सकते हैं देयर आर फॉलोइंग फैक्टर। नंबर फर्स्ट, resistance of the conductor depends on dimension of the conductor. Second, nature of the material of the conductor. Third, temperature of the conductor. तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो R इक्वल टू क्या आ गया, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। हटा दूं, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, आर इक्वल टू एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ लिया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। ये हमें दो फॉर्मूलाओं का बहुत बढ़िया से आइडिया हो गया। अब मैं आपसे कहूं, देखिए थर्ड स्टेप, फॉर अ given material of the conductor, इसका मतलब क्या है, हमें कंडक्टर का मटेरियल गिवन है और साथ साथ में एक और एजम्पशन लेके चल रहा हूं, एंड आल्सो टेम्परेचर रिमेन सेम, एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, ये मेरे पास है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मटेरियल गिवन है, मींस एन इज फिक्स्ड, एन इज फिक्स्ड। ये एन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ऑलरेडी हम और आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता ही है, चार्ज कांस्टेंट होता ही है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस of the conductor first directly proportional to the length of the conductor, length of the
conductor means R is directly proportional to L. Second, inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Inversely proportional to the area of cross section. अब आप देखिए इसका मीनिंग R is inversely proportional to A. दोनों को मैं कंबाइन करूं तो R बराबर क्या आएगा, R proportional to L upon A. सभी स्टूडेंट ने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था और R इक्वल टू आ गया था रो L अपॉन A. एक थर्ड फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास. तो रेजिस्टेंस बराबर क्या आ गया, रो L अपॉन A. और ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे हम कह देते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. अभी डिस्कस करेंगे इसे 1 मिनट बाद. तो ये मैं हटा दूं, ओके आप कहते हैं तो हटा देते हैं. थोड़ा स्पीड से चलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे. रो L अपॉन A, ये थर्ड फॉर्मूला आ गया. तो यहां पे ये रो है, इसे हम क्या कह रहे थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. अब आप देखिए, यहां से मैं बात करूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी क्या यूनिट है, तो आप सभी बता सकते हैं. मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L अपॉन A. मान लीजिए इफ L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, तो रो किसके बराबर आ गया, R के. तो डेफिनेशन क्या हो गई, hence the resistivity of the conductor is equal to the resistance offered by the conductor. किस कंडीशन में, जब कंडक्टर की लेंथ कितनी है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं. रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. मींस ये जो वैल्यू है ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती. कैसे नहीं करती ये भी मैं बताऊंगा. वैसे तो आप देख ही रहे, फिर भी एक थोड़ा और आइडिया देता हूं. ये हटा दें, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट RA, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर. ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई. तो ये 3 फॉर्मूला आ गए हमारे पास. तो एक और चीज देखिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखिए, R बराबर ये है, इन दोनों को देखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, डेट्स वाई रो L अपॉन A बराबर क्या आ गया, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टो, L से L, A से A. तो रो किसके बराबर आ गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो. तो इस फॉर्मूला में देखें आप, कहीं लेंथ है क्या, नहीं. कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या, नहीं. तो इससे क्या शो हो रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर. लिख देता हूं इसे, हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट depends on the dimension of the conductor. कंडक्टर की डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता. किस पर डिपेंड करता है जी, इट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर of the material of the conductor. Second, relaxation time. Relaxation time कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है. टेम्परेचर of the conductor. टेम्परेचर, प्रेशर,
ह्यूमिडिटी आदि पे डिपेंड करता है, मीन्स कह सकता हूं एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में एक बेल आइडिया लग गया होगा आपको। तो रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, रेजिस्टिविटी क्लियर हुई। तो एक ऐसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया पहले, रो बराबर क्या आया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप। एक फोर्थ फॉर्मूला भी हमने ये डिस्कस किया। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है। अब मैंने इसे खींच करके 4L कर दिया इसकी लेंथ को, क्या रेजिस्टिविटी में चेंज होगा? बोलो, सोचो। रेजिस्टिविटी क्या डबल होगी, क्या 4 टाइम्स हो जाएगी, या कोई चेंज नहीं होगा? बोलो, इतना समय लगा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूं, आपने सोच लिया होगा। तो हमने क्या बताया था, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। तो जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है वही फाइनल होगी, मींस कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। मींस मैं क्वेश्चन में ये कह देता जी, कंडक्टर ए लेंथ ऐसे लेंथ वाइज है, इसको मैंने शेप चेंज कर दी, सर्कुलर कर दिया, क्या रेजिस्टिविटी में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी शेप साइज पे डिपेंड करती ही नहीं है, केवल किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकंड, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। यहां पे मटेरियल में चेंज नहीं कर रहा, केवल किस में चेंज किया है? शेप में। तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। ओके मित्रों, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन इज, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, a conductor of resistance R, if the length of the conductor becomes n times the actual length by stretching, find the new resistance। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुनिए मेरे साथ। एक कंडक्टर ले रखा है मैंने, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है जी? L। अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को खींच करके n टाइम्स कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम और आप दोनों ही जान गए अब तो, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है। तो एक क्वेश्चन तो मेरे पास आ गया, मान लीजिए अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी ρ1 की वैल्यू अगर रो है, तो ρ2 भी कितना आएगा? रो ही आएगा। बात क्लियर हो गई? अब आप दोबारा देखें, मान लीजिए लेंथ कंडक्टर की L1 L के बराबर थी, तो L2 कितना होगा? NL गिवन है। जब मैंने कंडक्टर को मैं खींच करके उसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा, देखिए खींच करके मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अगर A1 की वैल्यू अगर A है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A/N आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वॉल्यूम बराबर रहता है सेम। वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? A1 L1 बराबर A2 L2। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो यहां से आ जाएगा। रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू में R गिवन है, हमें R2 पूछा, तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या? R इक्वल टू पढ़ा था हमने रो L अपॉन A। तो R1 बराबर क्या हो गया? L1 अपॉन A1।
R2 बराबर क्या होगा, रो L2 अपॉन A2। रो 1 रो 2 में क्यों नहीं लिख रहा कि दोनों जगह वैल्यू सेम है। डिवाइड कर दूं मैं, R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा, रो से रो कैंसिल, L1 A2 अपॉन L2 A1। सभी क्लियर है, कोई कठिन नहीं है। L1 की वैल्यू L, A2 की वैल्यू क्या है, A बाई N, NL इंटू A बराबर 1 अपॉन N स्क्वायर आ गया, R1 अपॉन R2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेट्स वाई R2 बराबर क्या आ गया, N स्क्वायर R1। एक नया रिलेशन और निकल गया। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि अगर मैं कंडक्टर को n टाइम्स तक खींच रहा हूं तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R2 बराबर क्या होगा, N स्क्वायर R1 होगा। क्लियर हो गया। तो इसे मैं हटा दूं, पक्का बोलो। तो क्या रिजल्ट, आंसर क्या मिला, R2 बराबर आ गया, R2 इक्वल टू आ गया N स्क्वायर R1, और R1 की वैल्यू कितनी थी R, तो R2 क्या आ गया, N स्क्वायर R। आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन लीजिए, हटा दूं। देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ लेंथ of the conductor increase by 10% by stretching, find the percentage change in the resistance। एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ में 10% चेंज कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, वाई स्ट्रेचिंग, खींच करके 10% बढ़ा रहा हूं लेंथ, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा। तो बहुत ही सिंपल, आपकी समझ में आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे कैसे करना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। मित्रों फॉर्मूला क्या आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ये रिलेशन परसेंटेज इन रेजिस्टेंस आ गया। अब दोबारा देखिए, मान के चले R1 की वैल्यू R है, ऐसे ले लेते हैं। पहले इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका, L1 कितना था जी, मान लीजिए L, तो R2 हमें निकालना है, हमारे पास है ही नहीं। L1 हमें पता चल, L2 की वैल्यू पता चल गई, L तो पहले ही था, और इसमें 10% बढ़ाया है। 10% बढ़ाने का मतलब 10 अपॉन 100 इंटू L, 10% यही होगा। कितना हो गया, L प्लस पॉइंट L मीन्स 1.1 L हो गया। L2 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, N को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक फाइनल रिजल्ट क्या मिला, N इक्वल टू क्या मिल गया, 1.1 मिल गया। अभी जस्ट पहले हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, R2 बराबर क्या होता है, N स्क्वायर R1। तो N की वैल्यू कितनी है, 1.1, तो R2 कितना आ गया, 1.1 का स्क्वायर इंटू R1 मीन्स 1.21 R1। ये R2 की वैल्यू आ गई। R2 आ गया मेरे पास, R1 है, वैल्यू डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, हटा दूं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं ऊपर ये क्वेश्चन हटा देता हूं। देखिए, तो परसेंटेज चेंज
चेंज इन आर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मित्रों, देखें R2 का मतलब हो गया 1.21 R माइनस R1 की वैल्यू अपॉन R इंटू 100, सॉल्व करने से तो 21 आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 21% आंसर। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में कई बार 3 मार्क्स तक इसके वेटेज के रूप में पूछा गया है, तो आप तैयार करें इसे। एनसीईआरटी में ऐसे रेजिस्टिविटी पे भी 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप एक्सरसाइज से कीजिए, आपको बहुत अच्छा सा लगेगा। मित्रों अभी मैंने 3-4 फॉर्मूला डिस्कस किए, एक बार मैं इनको लिख देता हूं। पहला हमने डिस्कस किया R इक्वल टू बताया था हमने V अपॉन आई। आज एक और फॉर्मूला बताया था ml अपॉन n e स्क्वायर एटो। तीसरा फॉर्मूला डिस्कस किया R इक्वल टू रो L अपॉन ए। एक चौथा फॉर्मूला डिस्कस किया रेजिस्टिविटी रो बराबर होता है m अपॉन n e स्क्वायर टो। और पांचवा फॉर्मूला डिस्कस किया आज इसी वीडियो में हमने R2 बराबर n स्क्वायर R1। लेकिन ये स्पेशल फॉर्मूला कब है, जब वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस ये होगा। अब एक और कंडीशन देखिए आप, मैं आपसे कहूं फॉर अ गिवन कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये एनसीईआरटी में। इस पर 2 से 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं और 3-4 ही एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर साल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। फॉर अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर से क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है। अब मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, मतलब इसका मटेरियल भी फिक्स्ड है, एन भी फिक्स्ड हो गया। तो जैसे मैं कह रहा हूं गिवन कंडक्टर है, मींस एल कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट हो गए, तीनों कांस्टेंट ऑलरेडी है ही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। इस फॉर्मूला को देखिए, मैच कराइए, इस M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल रिलैक्सेशन टाइम पे। ये कोरिलेशन आ गया। अब सभी जानते ही हैं रिलैक्सेशन टाइम चेंज कब होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर मान लीजिए कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहां से ये ऐसे मूव करेगा तो बहुत तेजी से आएगा, तो कोलिजन टाइम क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम मेटल्स के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मीन हम क्या कह सकते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर हुआ। हेंस फॉर मेटल्स इफ टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स कह सकते हैं या कंडक्टर कह सकते हैं इंक्रीज, देन resistance of the metals will also increase, will also increase। एकदम क्लियर। अब मैं आपसे कहूं रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ये हटा रहा हूं मैं, तो ना
ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा जी, आर थीटा बराबर होगा आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा थीटा। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ये जो एल्फा है, इस एल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मींस ये जो एल्फा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, कई बार ये नेगेटिव वैल्यू भी शो करता है। ये सेमीकंडक्टर्स आदि के लिए नेगेटिव वैल्यू भी शो करता है। तो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ कम भी हो जाता है, लेकिन मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला है। और देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज और कर दूं, तो यहां पे मैं कहूं रेजिस्टेंस एट, ऐसे कह दूं मैं T2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो R1 क्या है यहाँ पे, R1 का मतलब है रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, R2 रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। एल्फा मैंने भी बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेम में आप रेजिस्टिविटी को भी ले सकते हैं, रेजिस्टिविटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, तो रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली फॉर रेजिस्टिविटी रो 2 इक्वल टू क्या आएगा, रो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये भी फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज पे एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आपसे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। 2-3 ग्राफ हैं और एनसीईआरटी में वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। जैसे ग्राफ किस किस में खींच रहे हैं, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पहले मेटल्स के लिए, मेटल्स में लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो देखेंगे ग्राफ कैसे आएगा, ये थोड़ा कर्व की फॉर्म में आएगा ऐसे, और ये जो गैप है